हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 1 का 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्रबंध के बारे में समझा, प्रबंध की प्रकृति समझी। अब हम प्रबंध के स्तर एवं कार्य को समझेंगे, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए और पहले के 2 पार्ट्स देखिए, क्योंकि आपको बाकी का तभी समझ में आएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्ट करी है तो इसको अंत तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रबंध के जो स्तर होते हैं और कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो प्रबंध का जो अर्थ और प्रकृति स्पष्ट कर लेने के बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं, क्योंकि हमने प्रबंध के बारे में डिस्कस कर लिया, उसकी प्रकृति के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए एक विचार को किन किन प्रबंधिक स्तरों से होकर वास्तविकता में बदला जाता है। इस अध्याय में हम दोनों प्रश्नों के उत्तर की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रबंध के जो स्तर होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तरों का अध्ययन करने से पूर्व संगठनों के स्तरों की जानकारी प्राप्त करना लाभदायक रहेगा। एक संगठन संस्था में काम करने वाले सभी सदस्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है। तो मतलब जो प्रबंध के स्तर को समझने से पहले हमें प्रबंध के स्तरों के संगठन को, पूर्व संगठन के स्तरों को समझना पड़ेगा, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला क्या है, प्रबंध के सदस्य, अप्रबंध के सदस्य। तो सदस्य के इस विभाजन के आधार पर ही संगठन को 2 मुख्य स्तरों में विभाजित किया जाता है, और प्रबंध के स्तर तथा अप्रबंधिक स्तर। 2 स्तर में हमने डिवाइड कर दिया, प्रबंधिक स्तर और अप्रबंधिक स्तर। तो प्रबंधक के सदस्य क्या होता है इस श्रेणी में, मतलब कौन आता है प्रबंधक के सदस्य में। क्योंकि हम पहले प्रबंध के स्तर को समझने से पहले हम प्रबंध के स्तर से पूर्व जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो कितनी टाइप्स की होते हैं। वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो प्रबंधक के सदस्य और फिर दूसरा अप्रबंधक के सदस्य। तो प्रबंधक के सदस्य हमारा इस श्रेणी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO आता है, विभागीय प्रबंधक आता है, और पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि ये सभी किसी न किसी का प्रबंध तो करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रबंधक कहते हैं। मतलब हमने देखा प्रबंधक के सदस्य में CEO, सुपरवाइजर, मैनेजर्स, ये सारे लोग आते हैं, और ये किसी न किसी तरीके से प्रबंध करते हैं, और वो भी दूसरों का। फिर अप्रबंधक के सदस्य देख लेते हैं। इस श्रेणी में हम श्रमिकों को इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि श्रमिकों को सेकंड वाले में आते हैं। ये वे सदस्य होते हैं जो जॉब पर प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, काम करते हैं। जहाँ ये सदस्य काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, क्योंकि ये संगठन में सबसे अंतिम कड़ी के रूप में होते हैं और इनका कोई अधीनस्थ नहीं होता है, इसलिए इन्हें प्रबंधक नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि इनकी गिनती प्रबंध के स्तरों में नहीं होती है, ये अप्रबंधिक स्तर का निर्माण करते हैं। सो अभी तक हमने प्रबंध के स्तर को समझने से पहले हमने ये देखा कि संगठन 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रबंधक के सदस्य, एक अप्रबंधक के सदस्य। उसमें हमने देखा प्रबंधक के सदस्य में मुख्य अधिकारी आता है, CEO, मैनेजर्स, सुपरवाइजर, ये सब। और अप्रबंधक के सदस्य में सिर्फ वर्कर्स आते हैं, क्योंकि इनके नीचे कोई और ना होता ही नहीं है जिस पे ये रूल करें। सो ये प्रबंध के स्तरों की संख्या, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम ये देख सकते हैं, इसको प्रबंध के स्तरों की कोई निश्चित संख्या तो होती नहीं है। इनकी संख्या व्यवसाय की प्रकृति पर डिपेंड कर सकती है, उसके साइज पर डिपेंड कर सकती है, देन ये डिसाइड होता है। तो जो हम ब्रेच ने प्रबंध के स्तरों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला होता है टॉप लेवल, फिर है मिडल लेवल, फिर है हमारा लो लेवल। तो सबसे ऊपर वाला उच्च स्तरीय प्रबंध है, मध्य स्तरीय प्रबंध मिडिल वाला है, फिर लास्ट वाला हमारा निम्न स्तरीय या तो सुपरवाइजर, जहाँ पर रूल करते हैं। सबसे ऊपर वाले में कौन रूल करता है, मतलब कौन प्रबंध करता है, जिसमें कि हमारा CEO, संचालक मंडल, मुख्य अधिकारी और चेयरमैन, प्रबंध संचालक, ये सारे टॉप लेवल में आते हैं हमारे। और मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन रूल करता है, जिसमें विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक, कार्यात्मक प्रबंधक। और लो लेवल में हमारे पर्यवेक्षक, फोरमैन, ये सब आते हैं। और लास्ट वाला इससे भी नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है हमारा, जिसमें कौन काम करता है,
वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इसको भी एक बार डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि को सम्मिलित किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है अथवा कुछ अधिकारियों की एक समिति भी, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रबंधक, संचालक, मुख्य प्रबंधक, प्रधान आदि। उच्च स्तरीय प्रबंध के पास सभी प्रबंधकीय अधिकार होते हैं और इसी आधार पर इस स्तर के अधिकारी व्यवसाय के स्वामियों अथवा अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में देखा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं। देन मिडल वाला देखते हैं, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। इनका क्या होता है, ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ये जो ऊपर वाले होते हैं इनका काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक संस्था के उद्देश्य को निर्धारण करते हैं, जैसे कंपनी की बिक्री को आगामी वर्ष में 1000 करोड़ के पार ले जाने का उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है। फिर नीतियाँ निर्धारित करते हैं, इसी स्तर पर उद्देश्य प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कंपनी की बिक्री नीति हो सकती है कि केवल नगद बिक्री की जाएगी। थर्ड है क्रियाएं निर्धारित करते हैं, उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का ये निर्धारण करते हैं, जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, शोध और आदि। संसाधन को जुटाते हैं, उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक विभिन्न संसाधनों की भी व्यवस्था की जाती है, जैसे पूंजी, माल, स्थायी संपत्ति आदि की व्यवस्था करना। फिफ्थ है हमारा कार्य निष्पादन पर ये नियंत्रण करते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट है कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो अधिकारी क्या काम करते हैं। उद्देश्य निर्धारित करते हैं, नीतियाँ निर्धारित करते हैं, क्रियाएं निर्धारित करते हैं, संसाधन को जुटाते हैं, कार्य निष्पादन पे क्या करते हैं वो नियंत्रण रखते हैं, मतलब हर छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब मिडल वाले देख लेते हैं, मिडल वाले को एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। तो मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मध्य स्तरीय प्रबंध में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य स्थित होता है। इसके अंतर्गत डिविजनल अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, प्लांट सुपरिटेंडेंट तथा ऑपरेशंस कार्यात्मक प्रबंधकों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ये लोग क्या काम करते हैं, ये नीतियों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज ऊपर से बनकर आई है ये उनको अच्छे से देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इस स्तर पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों की वे व्याख्या करते हैं। जैसे विपणन प्रबंधक अपने सेल्समैन की कंपनी की बिक्री नीति से अवगत कराता है कि किसी भी कीमत पर उधार बिक्री नहीं की जाएगी। दूसरा क्या है, ये संगठनात्मक ढांचे को तैयार करते हैं, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। तो मध्यस्थ का प्रत्येक प्रबंधक कंपनी के उद्देश्य के संदर्भ में अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करता है। उदाहरण के लिए विपणन प्रबंधक यह निर्धारित करेगा कि बिक्री केवल दिल्ली में की जाएगी। पूरी दिल्ली को 4 जोन में बांटा जाएगा, हर जोन में 4 बिक्री अधिकारी काम करेंगे। तो ये सारा संगठनात्मक ढांचा तैयार करते हैं मिडल वाले। और ये निम्न स्तरीय अथवा परिषद स्तरीय अथवा परिचालन प्रबंध, तो ये जो नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं उनका भी ये परिचालन करते हैं, उनको भी ऑपरेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो क्योंकि उनको गाइड करने वाले यही होते हैं। फिर इसके बाद हमारा 4th पॉइंट है श्रमिकों को पीड़ा प्रेषित करना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों को काम पर लगे लोगों से सीधा संबंध होता है। ये उनकी साधारण समस्या को तो स्वयं ही निपटा देते हैं और गंभीर समस्या को मध्यस्थीय प्रबंधकों तक पहुंचा देते हैं। तो अभी तक हमने सबसे टॉप लेवल वाले बंदों का देखा, फिर हमने मध्य स्तरीय प्रबंध के बारे में देखा कि उसके अंदर नीतियों की व्याख्या की जाती है, संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, निर्देश जारी किया जाता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है, उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है, जो कि कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन नहीं करें। फिर डायरेक्टली थर्ड के हमने मेंशन करें। थर्ड में हमारा जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं, मतलब जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनका क्या होता है, वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीव, तो वो लोगों का जो वर्कर्स होते हैं उनके दुख को जानते हैं। फिर उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हैं। ये थर्ड वाले जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको, इनका काम होता है कि स्थल पर पानी, बिजली, हवा, सफाई, मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि को सुनिश्चित किया जाता है। इससे कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। श्रमिकों की सुरक्षा को ये सुनिश्चित करते हैं। ये इनको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई खतरनाक मशीनों के आसपास बाढ़ की व्यवस्था करके मशीनों पर ही काम करते समय हो सकने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को ही समाप्त किया जाता है। और मध्यस्थीय प्रबंध की ये सहायता करते हैं। सो हमने
और ये सुझाव आमंत्रित भी करते हैं, अच्छे मानवीय संबंधों का ये निर्माण भी करते हैं। तो हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं, फिर हमने मिडल वाले के देखे, फिर हमने थर्ड वाले के देखे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इनकी क्या क्या काम होते हैं। वेरी सिंपल है, बस आपको सोचना है अपने माइंड से कि एज अ प्रैक्टिकल सोचो कि अगर कोई होगा प्रबंधक होगा वो कैसे सोचेगा। सबसे पहले वो पर्पस तैयार करेगा, फिर पॉलिसीज तैयार करेगा, फिर एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, ऐसे ऐसे करके हमें सोचना भी है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रबंधक के कार्य। तो ये जो है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे जाके इसका एक एक पॉइंट एक यूनिट है, तो हमें याद रखना है। इसलिए अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे। सो इसको समझते हैं कि प्रबंध के जो फंक्शंस होते हैं। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अनेक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन क्रियाओं को ही प्रबंध कार्यों और तत्वों के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने इस चित्र में दिखाने की कोशिश करी है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है और फिर लीडरशिप से जुड़ी हुई है। तो इन सारी चीज़ों से वो जुड़ी रहती है। स्टाफिंग से जुड़ी हुई है, डायरेक्टिंग से जुड़ी हुई है, तो ये कंट्रोलिंग से जुड़ी हुई है। ये सारे आपस में कनेक्टेड है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट नहीं हुआ तो बेकार होगा, पूरा बिजनेस बेकार होगा। इसलिए इसमें से हर फैक्टर को अप्लाई करना नेसेसरी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नियोजन को समझते हैं। इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले क्या है, सोचना। प्लानिंग करना क्या होता है, जब भी हम प्लान करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, सोचते हैं। इट रेफर्स टू अ थिंकिंग बिफोर हैंड। अन्य शब्दों में निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिजायर रिजल्ट। नियोजन के अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है तथा किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है। यदि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन सभी बातों पर गहन सोच विचार न किया गया तो व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर भी नियोजन एक लंबी प्रक्रिया तो है, जिसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। मतलब वैसे तो प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट फिर भी कुछ कुछ स्टेप्स जो हम उठा सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, सीमाएं विकसित करते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करते हैं, वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया जाता है, एक विकल्प का चयन किया जाता है, योजना को लागू किया जाता है, फिर लास्ट में समीक्षा करते हैं। सब सिंपल सी बात है, जब प्लानिंग की जाती है भाई सबसे पहले एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया, फिर हम उसकी लिमिटेशंस देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव्स देखेंगे मार्केट में क्या क्या है, फिर उसमें से हम सबका मूल्यांकन करके उसमें से एक को चुन लेंगे। ऐसे एज अ स्टोरी वाइज याद करोगे तो जल्दी याद होगा। फिर हम क्या कर देंगे, योजना को लागू कर देंगे एंड लास्ट में एक्शन को फॉलो कर देंगे। सिंपल प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। सेकेंड है संगठन। इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण संयोजन करना है। प्रबंध के प्रत्येक कार्य नियोजन को कार्य रूप देने के लिए कार्य भूमिकाओं का एक ढांचा बनाना तथा कायम रखना जरूरी होता है। कार्य भूमिकाओं के इस ढांचे को तैयार करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। क्योंकि काम खुद तो हो नहीं पाएगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों के अंदर वो मैत्रीपूर्ण संयोजन करना पड़ता है, मतलब डिसिप्लिन लेकर आना पड़ता है। नियोजन तो किसी विचार को सिर्फ मात्र लिख देना ही होता है, लेकिन उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए मानव समूह की आवश्यकता होती है तथा मानव समूह को एक व्यवस्था में बांधने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को विभिन्न छोटे छोटे कार्यों में बांटना, इन कार्यों की विशेष पदों से जोड़ना, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि एक विशेष क्रिया का निष्पादन किस पद पर होना है। विभिन्न पदों को एक विभाग के रूप में एकीकृत करना, विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट करना तथा विभिन्न पदों और कर्मचारियों के मध्य संबंधों की व्याख्या करना। तो ये संगठन में आता है। इसमें क्या क्या काम होते हैं, इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले कार्य की पहचान की जाती है, फिर उसका हम डिवीज़न कर देते हैं कि भाई ये वाला बंदा ये काम करेगा, ये वाला ये काम करेगा, कि ये वाला पर्सन ये और ये वाला पर्सन ये। फिर विभागीकरण, तो जो जिस काम में एकदम परफेक्ट है उसको वो वाला काम दे दिया जाएगा। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये पूरी यूनिट है। अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं।
फिर क्या होता है, इसमें कार्य को सौंपा जाता है। तो सबसे पहले कार्य की पहचान की गई, विभाजन किया गया, विभागीकरण हुआ, फिर कार्य हमने सौंप दिया, फिर सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध हमने स्थापित करा, संबंध रिलेशनशिप स्टैब्लिश करी। तो ये भी हमें ये भी याद रखना। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या है, प्लानिंग करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद स्टाफिंग की जाती है, मतलब नियुक्तिकरण। क्योंकि चूज़ करना भी तो मैटर करता है, अगर गलत चूज़ कर लिया तो सब कुछ बेकार है। इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना है और उन्हें भरे रहने देना। नियोजन द्वारा विचारों को लिखित रूप दिया जाता है। संगठन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से विभिन्न पदों का स्वरूप तैयार करता है तथा नियुक्तिकरण के अंतर्गत इन पदों को व्यक्तियों से भरा जाता है ताकि कार्यों का निष्पादन किया जा सके। इस प्रकार स्टाफिंग प्रक्रिया द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर उपयुक्त, योग्य, शिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि संगठन की सफलता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कुशलतापूर्वक किए गए कार्य निष्पादन पर आधारित है। इसलिए प्रबंधन के स्टाफिंग कार्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाते हैं, वो भी देख ले। सबसे पहले मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। मतलब सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। मान लो जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उनको एस्टिमेटिंग किया जाएगा, उनको देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फिर भर्ती की जाएगी, फिर उसमें से चयन किया जाएगा, फिर उसमें से कार्य पर लगा देंगे और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर उनको प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग देखी जाती है, लास्ट में क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन मिलती है। तो ये सिंपल स्टेप था। नियुक्तिकरण क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मतलब लोगों को पदों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है, जिसके अंदर ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग करना। अगर डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है जो भी हमने 3 स्टेप्स अपनाए, क्योंकि ये भी मैटर करता है। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधनों को क्या होता है, निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना। इसके लिए ये पॉइंट्स मैटर करते हैं, पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो ये भी मैटर करते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या होता है। सुपरविजन, इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों को दिन प्रतिदिन की काम की प्रगति की देखभाल करना, उनका मार्गदर्शन करने से, मतलब जो सुपरवाइजर करते हैं, मतलब उनकी चीज़ों पर निगरानी रखना। फिर संदेशवाहन मतलब कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है। इसका अभिप्राय तत्वों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का ट्रांसफ़र करने या समझाने की क्या होती है, कला होती है। नेतृत्व, लीडरशिप क्या होती है, इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करना है ताकि वे वही करे जो नेता चाहे, ये बात भी मैटर करती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। और ये डायरेक्टिंग वाला पॉइंट भी मैटर करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था चित्र में कि हर चीज़ एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा बेकार हो जाएगा। फिर लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के क्या है, नज़दीक लाना होता है। इसके अंतर्गत प्रबंधक ये देखते हैं कि कार्य निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, अतः कार्य की किस मात्रा और पूर्व निर्धारित प्रमाणों के अनुरूप है या नहीं। वास्तविक परिणामों का पूर्व निर्धारित प्रमाणों के साथ मिलान करके विचलनों का पता लगाया जाता है। इसके बाद नकारात्मक विचलनों की सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है ताकि प्राप्त परिणामों और इच्छित परिणामों के अंतर को न्यूनतम किया जा सके। अतः नियंत्रण प्रक्रिया के लागू होने से कार्य की प्रगति में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और सभी व्यक्तियों के प्रयास इच्छित दिशा में अग्रसर होने लगते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। कंट्रोलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रमापों का निर्धारण किया जाएगा। वास्तविक प्रगति का मापन किया जाता है। वास्तविक प्रगति के प्रमापों से तुलना की जाती है। विचलनों का विश्लेषण किया जाएगा और लास्ट में सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। ये एकदम बेसिक था। इसके बाद जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े उनकी पूरी यूनिट बनी हुई है। सो आई होप दैट you have understand well. Thanks for watching my channel, and don't forget to subscribe my channel and hit the like button. We will meet soon in next video. So keep supporting my channel and share with others.